क्यों आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हमने आईपीएससी का सूत्र लिखना सीखा और सूत्र से नाम लिखना सीखा और नाम से सूत्र लिखना सीखा। अब हम देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है समावयवता और लेक्चर आपको पता ही होगा 7वां लेक्चर है। तो देखो समावयवता क्या होती है, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ी होगी समावयवता। तो समावयवता होती है वे यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। और यह जो घटना है वह आपकी घटना समावयवता कहलाती है। तो देखेंगे आप क्या लिखोगे, वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं, समावयव कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। और यह परिघटना, और यह परिघटना समावयवता कहलाती है, वयवता कहलाती है। तो यानी वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, आपके समावयवी कहलाएंगे। और यह परिघटना, यह घटना क्या कहलाएगी, आपकी समावयवता कहलाएगी। तो अब आप देखेंगे जो आपकी समावयवता है, आपकी समावयवता दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और होती है त्रिविम समावयवता। देखो तो आप देखेंगे पहले जो आपकी समावयवता है दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक और एक संरचनात्मक। के बगल में नहीं लगे हो। संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, के बगल में नहीं लगे हो। संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है आपका त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता देखो ध्यानपूर्वक समझें। समावयवता आपकी दो प्रकार की है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आपकी कहाँ से निकल कर आई, तो इसमें क्या होगा, जो आपका अणुसूत्र होगा उसका किसी यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन इसमें संरचना अलग अलग होगी, इसलिए हमने इसका नाम रखा संरचनात्मक समावयवता। और त्रिविम समावयवता में क्या होगा, अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन जो परमाणुओं का आकार है, परमाणुओं की व्यवस्था है, वह आपकी अलग अलग होगी, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी संरचनात्मक समावयवता है, आपकी चार प्रकार की होती है। पहला है आयनन समावयवता,
आयनन समावयवता। और दूसरा है विलायक, हाँ, विलायक योजन या हाइड्रेट समावयवता। विलायक योजन या हाइड्रेटेड समावयवता। और तीसरा है आपका बंधन समावयवता। बंधन समावयवता। और लास्ट है आपका आयनन हो गया, हाइड्रेटेड समावयवता हो गया, हाइड्रेटेड, और बंधन समावयवता हो गया, और लास्ट है आपका समन्वयी या उपसह संयोजक। ठीक है, समन्वयी समावयवता या उसको बोलेंगे उपसह संयोजक समावयवता। समन्वयी समावयवता कितने होंगे? ठीक है, आपकी 4 होंगी। ठीक है, पेपर में पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस आयनन समावयवता का उदाहरण है। हाइड्रेटेड समावयवता त्रिवे में आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले इतने को उतारा। तो जो आपकी त्रिविम समावयवता है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता, और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। तो हमने देखा समावयवता 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। जो संरचनात्मक समावयवता है उसके 4 प्रकार होते हैं, आयनन, हाइड्रेटेड, बंधन और समन्वयी। और त्रिविम के हैं आपके ज्यामिति और प्रकाशिक। नोट करें, दबाइए 4। तो अब आप देखेंगे संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक देखो, समावयवता का मतलब क्या होता है, इसका अणुसूत्र समान हो, ये बात कॉमन है। देखो, जो आपकी संरचनात्मक समावयवता है इसमें क्या होगा, आप लिखोगे वे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन उनकी क्या संरचना अलग अलग होती है, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता क्या होगी, जिसमें संरचना अलग अलग होगी, अणुसूत्र समान होगा, संरचना अलग अलग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवता। तो आप क्या लिख दोगे, संरचना अलग अलग हो गई है। हाँ, अणुसूत्र समान होगा, संरचना अलग अलग होगी। तो आप वे क्या लिखोगे, आप वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु संरचना भिन्न होती है। हाँ, संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक है, 1/2, 2/3। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन आपकी जो उनकी संरचना है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवता। कोई बात नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, हाँ सेम कैसे भी लिख सकते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है या भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। अब आप देखेंगे आयनन समावयवता। देखो, जो परिभाषाएं हैं इनके नाम में ही परिभाषाएं छुपी हुई हैं। तो एक बात तो आपको सब में कॉमन लेकर चलनी है, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, ये वाली बात तो सब में कॉमन लेकर चलनी है। तो हम पढ़ रहे हैं आयनन समावयवता। तो आप क्या लिखोगे, वे यौगिक
जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जैसे ही आप देखो आयन आपको कम मिलेंगे, किसी यौगिक के आयन आपको कम मिलेंगे जब आप उसको जल में डालोगे, तभी तो आयन मिलेंगे। तो हमने लिखा आयनन समावयवता, जिसका मतलब आयन होंगे कहीं ना कहीं पर। तो आप क्या लिखोगे, वे संकुल यौगिक या वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन ये जैसे ही आप इनको जलीय विलयन में डालोगे, उनको जलीय विलयन में डालोगे तो जो उनके आयन है वह भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनन समावयवता बोलेंगे। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु ये जलीय विलयन में भिन्न भिन्न वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवता या आयनन समावयवी कहलाते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे परंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देंगे, परंतु ये जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आपके कहलाते हैं आयन समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर तो प्रिय विद्यार्थियों हम इसके उदाहरण देखें। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं प्लेटिनम अमोनिया 2 Cl2 और Br2, यह आपका क्या संकुल यौगिक है। ठीक है, तो एक आपने ये लिया, देखना ये ले लिया आपने, अब क्या करना, आप एक और ले लें, ऐसा ही ले सेम, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन डालें। भैया विद्यार्थियों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कैमरे को थोड़ा नीचे करते हुए, तो आप दूसरा देखेंगे प्लेटिनम अब आप देखें दोनों का तो अणु सूत्र समान है, देखें, लेकिन डिफरेंट बताएं इसमें क्या है। आप देखेंगे इसमें जो आपका Cl है लिगेंड का काम कर रहा है, जो Br है साधारण ऋणायन का काम कर रहा है। नीचे वाले में आपका Br जो ब्रोमीन है आपका लिगेंड का काम कर रहा है, और Cl है Cl2 साधारण ऋणायन का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे दोनों का अणु सूत्र तो समान है, जैसे ही हम इनको जलीय विलयन में डालेंगे, देखो जलीय विलयन, तो जैसे ही मैंने इसको जलीय विलयन में डाला तो Br किस में टूटेगा, Br नेगेटिव, इसी में टूटेगा। जब Br को जलीय में डाला तो Br नेगेटिव में टूटेगा, देखो 2 Br नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा। ये देखो मैंने आपको बताया है ये धनायन होता है आपका, ये ऋणायन होता है, तो ये ऋणायन में टूट गया आपका 2 Br में नेगेटिव, ये आपका धनायन में टूटेगा, यानी ये होगा आपका क्या PtNH3 का होल टू बाय Cl2। देखो एक के लिए एक नेगेटिव, 2 के लिए 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो अब आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको जल में डाला तो आपको आयन कौन सा मिला, Br नेगेटिव आयन मिला। ठीक है, ऋणायन मिला। अब जैसे ही आप इसको जल में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा आयन के रूप में, तो जैसे ही आप इसको जल में डालोगे तो PtNH3 का होल टू बाय Br2
और उसके रूप में क्या मिलेगा आपको 2Cl2 नेगेटिव। अब आप देखें इसमें आयन अलग अलग नहीं है, नीचे देखें कैमरा करके, उसमें आप देखेंगे इसमें Br नेगेटिव है, इसमें Cl नेगेटिव है। तो मैंने बोला नहीं बोला, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है, देखो अणुसूत्र समान है कि नहीं है, अणुसूत्र दोनों में समान है, लेकिन जलीय विलयन में क्या है, जलीय विलयन में भिन्न भिन्न क्या है आपके आयन है, जलीय विलयन में क्या है आपके आयन भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ पर आयन आपका क्या है Br है, यहाँ पर आपका Cl है, तो आयन भिन्न भिन्न होने की वजह से क्या कहलाया आपका ये आयनन समावयवता कहलाया। नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप देखेंगे हाइड्रेटेड समावयवता नंबर 2। देखो हाइड्रेटेड समावयवता क्या होगी, हाइड्रेटेड का मतलब जल से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। तो पहली लाइन तो फिक्स है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लिखेंगे वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे यौगिक जिनके क्या होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु इनमें लिगेंड जल के अणु व क्रिस्टल जल के अणु की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रेटेड समावयवता समवयवी कहलाते हैं। मैंने लिखा वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु इनमें जो लिगेंड है, लिगेंड जल के अणु व क्रिस्टल जल के अणु की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड समावयवी। अब आप कहोगे लिगेंड जल के अणु का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें लिगेंड क्या होगा, जल होगा, जल का अणु होगा यानी H2O होगा। और क्रिस्टल जल के अणु जो डॉट के रूप में बोलते हैं, आपने पढ़ा था स्कूल में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, FeSO4.7H2O डॉट के रूप में था, क्रिस्टल जल के रूप में मैंने पढ़ाया था आपको स्कूल में, उसको बोलते हैं क्रिस्टल जल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, नीला थोता, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, हाँ वही वाला। तो जिसमें जल के अणु हो, जब जल के अणु किसी क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनमें जो लिगेंड जल के अणु हैं और क्रिस्टल जल के अणु वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड समावयवता। अब उदाहरण देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे जो आपका क्रोमियम Cl3 डॉट 6H2O है, जो आपका हाइड्रेटेड समावयवता का उदाहरण बनने वाला है। Cr क्रोमियम Cl3 डॉट 6H2O के 3 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। हाँ। इसके 3 रूप होते हैं, कैसे देखो, इसके 3 रूप बनाने हैं आपको। पहला रूप होता है आपका Cr 6H2O, ठीक है, और बाहर Cl3। तो आप देखेंगे इसमें लिगेंड कितने हैं, जल के लिगेंड कितने हैं, 6, और क्रिस्टल जल तो इसमें है नहीं, अभी बाहर मिलेगा उसको क्रिस्टल जल बोलेंगे। ठीक है, अब एक और मैंने लिखा है इसके 3 रूप होते हैं, एक तो ये हो गया। अब इससे 2 रूप और बनाने हैं। आप क्या करोगे, एक Cl को अंदर ले लोगे, एक जल बाहर निकाल दोगे, तो CrH2O5, एक Cl अंदर ले लो और एक H2O बाहर निकाल दो। तो आप देखोगे इसमें, देखो आप इसमें लिगेंड जल के अणु कितने हैं, 5, इसमें क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं, 1, अलग अलग संख्या है कि नहीं है, इसलिए हाइड्रेटेड समावयवता। एक और देखेंगे CrH2O4
Cl2 एक अंदर ले लिया और एक जल का बाहर जाएगा, तो कितना हो गया Cl2H2। तो आप देखोगे इसमें लिगेंड जल की लिगेंड जल के अणु कितने 4 और क्रिस्टल जलों की संख्या कितनी है 2। यह आपके 3 ही संभव हैं और आपके 3 संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। अगर 3 बनाऊंगा मैं 3 बनाऊंगा मैं या 3 बनाऊंगा मैं तो इसका एक जल बाहर जाएगा, तो जल क्रिस्टल जल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन अंदर आ जाएगा तो बाहर क्लोरीन नहीं बचेगा। तो जैसे ही मैं इसको जल में डालूंगा तो ऋणायन आयन नहीं मिलेंगे, इसी वजह से इसकी 3 ही संभावना संभव है। इसलिए ठीक है, इसका ब्लू कलर होता है, इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है, इसका डार्क ग्रीन कलर होता है। 3 बार बोलो। हाँ, तो नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे बंधन समवयवता। तो बंधन समवयवता क्या होती है? देखें आप, तो पहली लाइन तो वही लिखेंगे, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। देखो बंधन समवयवता क्या होगा, देखो आपको मैंने पढ़ाया था उभयदंतुक लिगेंड पढ़ाया था। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें 2 से अधिक जिसमें 2 लिगेंड पाए जाते हैं। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 2 लिगेंड पाए जाते हैं, जब जरूरत पड़े तो एक ही लिगेंड का काम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उभयदंतुक लिगेंड बोलते हैं। मतलब उभय का मतलब क्या है? 2 लिगेंड तो होंगे, लेकिन जरूरत है एक का प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग ना करेंगे। ठीक है, तो वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इसमें क्या होगा? परंतु उभयदंतुक लिगेंड के कारण उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण, जो उभयदंतुक लिगेंड है उसकी प्रेजेंस के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उपस्थिति के कारण धातु परमाणु का बंधन दाता परमाणु के समान होता है। तो हमने परिभाषा क्या लिखी? बहुत ही मुश्किल से, वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण जो आपका धातु परमाणु है उसका बंधन अलग अलग दाता परमाणु के साथ होता है। उदाहरण के लिए आपका ये है, आपका उदाहरण देखेंगे कुन्ने में कोबाल्ट, अमोनिया आपकी कितनी है? 5 अमोनिया Na2 और Cl2। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। देखो अब इसको मैं खोल के दिखाऊं तो आपका केंद्रीय धातु परमाणु तो बीच में आएगा, ठीक है, बीच में आएगा, और 5 अमोनिया इसको घेरेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 हो गई, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, 5 हो गई। और इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकाल लेना कि 3 निकल कर आएगी, ठीक है, NH3। जब आप इसको खोलोगे तो संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। तो 5 अमोनिया ने इसको इस प्रकार घेर लिया, और छठवां कौन सा बचा आपका? NO2। अब NO2 ध्यान पूर्वक देखना, NO2 आपका क्या है? उभयदंतुक लिगेंड है।
मतलब एक बार में एक की तरह काम करेगा। जो आपका NO2 है तो इस कोबाल्ट का NO2 से बॉन्ड बनेगा कहाँ से, ऐसे करके बनेगा, ये लिखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बंधन किसके द्वारा है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु नहीं है तो इसका बंधन हमें किससे है, बंधन N से है। बंधन N से नहीं है, नाइट्रोजन से ही तो बंधन है। इसमें बंधन किससे है, नाइट्रोजन से है। अब इसको मैं और खोले दिखाऊं, इसकी संरचना में एक और बनाऊं तो कैसे बनेगी। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख लूं, मैं अब देखेंगे दोनों का अणु सूत्र तो समान है, दोनों का अणु सूत्र समान नहीं है, ठीक है। तो इसमें बंधन, इसमें इसका बंधन इस वाले का बंधन किससे था, नाइट्रोजन से था। अब इस वाले का बंधन देखना, हाँ बंधन यानी N यानी नाइट्रोजन, N से ही तो है, ऑक्सीजन से नहीं है। N से नाइट्रोजन से। कैमरा घुमाया, ये कोबाल्ट ये वाला ऑक्सीजन अवस्था निकालने आती है आपको। जब आप इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे तो प्लस की 3 निकल कर आएगी, तो दोबारा देखेंगे। तो देखो आपका कोबाल्ट है, मेटल में डाल दिया, हमने नाम रखा था सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। इसका मतलब सेंटर में रखा जाता है, तो सेंटर में ही तो रखा है। तो 5 अमोनिया घेरेंगे, उसको घिरा दिया। अब एक जे नाइट्रो घेरेगा, देखो इसमें बंधन किससे था, नाइट्रोजन से था, क्योंकि NO2 आपका क्या है, उभयतंतुक लिगेंड है। उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है, क्या होता है, दो से बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक बार में एक ही से बनाएगा। इसमें किससे बनाया, ऐसे N से बनाया है, लेकिन इसमें किससे बॉन्ड बनाएगा, ये देख लें आप। तो इसमें बंधन कहां से हो रहा है, इसमें बंधन कहां से हो रहा है, बंधन O से है। तो आप देख रहे हो मैंने क्या लिखाया था, जो आपका धातु परमाणु है उसका बंधन अलग अलग दाता परमाणु से हो रहा है। इसमें दाता परमाणु कौन है आपका, नाइट्रोजन। इसमें दाता परमाणु क्या होना है आपका, ऑक्सीजन। तो यही तो मैंने लिखा, वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन उभयतंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण, उभयतंतुक लिगेंड ये रहा आपका Na2, इसकी उपस्थिति के कारण जो धातु परमाणु है उसका बंधन अलग अलग दाता परमाणु से हो रहा है। तो इसको मैंने खोल के रखा, जो आपका सेंट्रल मेटल में केंद्रीय धातु परमाणु, इसको मिडिल में रखा मैंने। 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया से इसको घेर दिया, और एक NO2 है, इसको घेरा। तो यहाँ पे मैंने केंद्रीय धातु परमाणु का बंधन देखा, नाइट्रोजन से था। इस बार फिर अगला मैंने देखा, इसको थोड़ा बदल दिया, NO2 को मैंने इस प्रकार लिया ONO, बात तो एक ही है। तो इसमें मैंने बंधन देखा, तो सेंट्रल मेटल एटम को बीच में बैठाला, 5 अमोनिया से घेर दिया इसको, और इसका इससे जोड़ा। तो इसमें बंधन देखा मैंने किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है, ठीक है। तो बंधन बदल रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, बंधन समअवयवता, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो पुनः पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।